हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास को हम कर रहे हैं। आज की क्लास में हम 1 फरवरी से लेकर के 3 फरवरी तक का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई, तो हम सारे करंट अफेयर 1 से 3 फरवरी तक के जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आज की ही क्लास में कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं बजट पेश हो चुका है, तो आज की ही क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है इकोनॉमिक्स के पार्ट में, वो होता है बजट। बजट से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में ही हम जो अंतरिम बजट पेश किया गया है संसद में उसको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बजट है उसका संविधान में कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट पेश किया जाता है और बजट की फुल फॉर्म क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। अंतरिम बजट को भी डिस्कस करेंगे कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या फ़र्क होता है, इसको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड में चलेंगे और जब हम बजट पे आएंगे तो फिर बजट पे हम लोग अपनी स्पीड को नॉर्मलाइज करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पर कौन रहा। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि अभी संपन्न हुए हैं और उसमें शीर्ष पर जो राज्य रहा है उसका नाम हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं और नंबर 1 पदक तालिका में रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2024 में ये जो आयोजन हुआ, ठीक है, ये 6ठा संस्करण था। याद रखिएगा, 19 जनवरी से 31 जनवरी तक ये हुआ और 4 शहरों में, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इसका मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वीर मंगाई मैस्कॉट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 718 है भारत में हिम तेंदुओं की संख्या, याद रखिएगा 718। और कितना सेग्रीगेशन है स्नो लेपर्ड का जो सर्वे हुआ है उसमें, जो स्टेट वाइज रिपोर्ट जारी हुई है, एक बार उसको भी देख लीजिए। सर्वे किसने किया, सर्वे किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। 2019 से 2023 के बीच का डेटा जारी किया है। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने बताया है, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। सबसे ज़्यादा हिम तेंदुओं की संख्या 477 लद्दाख में है, उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51 और अरुणाचल में 36, सिक्किम में 21 हैं। और सबसे कम जो हैं आपके हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो आप लोगों को इतना याद रखने की कोशिश जरूर करिएगा कि सबसे ज़्यादा 477 हो रहे हैं आपके लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में सबसे कम हो रहे हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स आपको याद रखने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो एक समंदर मेरे अंदर लिखा है संजीव जोशी ने। ये संजीव जोशी की पुस्तक है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, संजीव जोशी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका जो इनॉग्रेशन है किसने किया है, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जिन्हें सीडीएस कहा जाता है, जो कि अनिल चौहान है, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी ने लिखा है। इसको लॉन्च किसने किया है, अजीत डोभाल जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और जो सीडीएस है अनिल चौहान, उन्होंने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मैं आज थोड़ा स्पीड में चलूंगी, तो आप लोगों को स्पीड मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि आज की क्लास में क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, छोड़ेंगे हम किसी को भी नहीं, ठीक है। हाल ही में अफ्रीकी देश कोमोरोस के राष्ट्रपति जो नियुक्त हुए हैं, हमें उनका नाम बताना है। तो अजाली असोमानी, ऑप्शन नंबर सी जो है अजाली असोमानी, अफ्रीका का एक देश है कोमोरोस, इसके नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। जेवियर माइली कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। गैब्रियल एटल ये हो जाएंगे आपके फ्रांस के, ठीक है। और बोनार्डो एवरलो कहाँ के हैं, ये आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय जिसका कि नाम है लाभा योजना शुरू की है। तो देखिए लाभा योजना जो है शुरू की गई है ओडिशा के द्वारा। ओडिशा ने लाभा नाम से योजना शुरू की है, तो इसको याद रखेंगे। ओडिशा के कुछ स्टैटिक फीचर्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, चूंकि मैंने डॉक्यूमेंट में आप लोगों के लिए ऐड किया है, तो इसलिए हम लोग इसको कवर करेंगे। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि ओडिशा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो हमारी लोकसभा की सीटें हो जाएंगी उड़ीसा में 21 सीटें हो जाएंगी, राज्यसभा की 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं।
भुवनेश्वर हो जाती है आपकी कैपिटल, नवीन पटनायक हो जाएंगे सीएम और रघुवर दास जो है यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। और राजकीय पशु कौन है, वो सांभर डियर है, ठीक है। इन और राजकीय पक्षी कौन हो जाएगा, ये इंडियन रोलर हो जाएगा। वृक्ष कौन सा हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा पीपल का पेड़, ठीक है। इसे अश्वगंधा ट्री भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पुष्प अशोका ट्री हो जाएगा और इसका नाम है, अगर साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा आपका सराका अशोका, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए भितरकनिका, सिमलीपाल, ये नेशनल पार्क्स कहाँ पर पड़ते हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा सिमलीपाल और भितरकनिका पड़ते हैं आपके उड़ीसा में। जो ओडिसी नृत्य है ये वहाँ का उड़ीसा का क्लासिकल डांस है और उड़िया जो लैंग्वेज है उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ पर पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर को, जो कि पूरी उड़ीसा में पड़ता है, इसे व्हाइट पैगोड़ा कहते हैं, ठीक है। तो व्हाइट और ब्लैक दोनों पैगोड़ा कहाँ पर हैं, ये उड़ीसा में पड़ेंगे। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना है, उड़ीसा में पड़ेगा। इंद्रावती नदी पर एक बना है बांध जिसका नाम है इंद्रावती बांध, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप जिसका कि पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, ये भी पड़ेगा उड़ीसा में, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जीआई टैग्स की। 2024 में उड़ीसा की जो काई चटनी है, मयूरभंज जिले में काई चटनी जो कि लाल चींटी से बनती है, इसको जीआई टैग मिला है। कोरापुट का काला जीरा चावल है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया में अपनी तरीके का पहला टाइगर रिजर्व बनेगा जहां पर मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू होगी। अब मेलानिस्टिक टाइगर सफारी मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास अगर आप लोग डेली कर रहे हो तो उसमें बताया था मैंने, चलो यहाँ पर फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो टाइगर्स होते हैं वहाँ पे उनके बॉडी पर ये जो गोल्डन पट्टी रहती है, ठीक है, गोल्डन पट्टी ये जो रहती है, तो ये वैसे ब्राउन कलर की दिखती है, लेकिन सिमलीपाल में जो टाइगर देखे गए हैं रात के समय जब टाइगर सामने आते हैं उनको देखने पर ये पट्टी जो है बिल्कुल ब्लैक कलर की दिखती है, ठीक है। तो इसी प्रकार के टाइगर को मेलानिस्टिक टाइगर कहा जाता है और ये टाइगर सफारी जो है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पर शुरू होगी, सिमलीपाल में शुरू होगी। 75वें गणतंत्र दिवस पर उड़ीसा की झांकी जो है शीर्ष पर रही, बात ध्यान रखिएगा। लघु बाण जाति द्रव्य क्रय जिसका नाम लाभा योजना है, ये अभी शुरू की गई उड़ीसा में, याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा। मुख्यमंत्री संपुष्टि योजना ये कहाँ पर शुरू की गई, उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहाँ पर खोजा गया, ये भी उड़ीसा में खोजा गया। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, लीजा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री संपुष्टि योजना कहाँ पर चलाई गई, ये उड़ीसा में चलाई गई। इसके साथ साथ एक योजना और चली थी जिसका नाम था आबाधा, ठीक है। आबाधा योजना कहाँ पर चली थी, ये चली थी उड़ीसा में। कपिलेश्वर मंदिर ये कहाँ पर पड़ता है, भुवनेश्वर में पड़ता है। और अभी इसे जो एएसआई है उसने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है, किसको, कपिलेश्वर मंदिर को, ठीक है, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। अच्छा, एक मंदिर और याद रखिएगा जो कि उड़ीसा का एक फेमस मंदिर है, लिंगराज मंदिर, ठीक है। ये शैव धर्म को समर्पित है और इसकी जो शैली है, ठीक है, ये नागर शैली है। नागर शैली में बना हुआ है कि गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे आयुर्वेदिक का स्वर्ग भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। गंधमर्दन की पहाड़ियां जो हैं उड़ीसा में पड़ती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 37वां जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन है, ये है गंधमर्दन की पहाड़ियां जो कि उड़ीसा में पड़ेंगी। और टाइम्स की 2023 की जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें दुनिया का महानतम स्थान की सूची में 2 भारतीय स्थल हैं, जिसमें से एक उड़ीसा का मयूरभंज है और दूसरा लद्दाख है, ठीक है। जो महानतम स्थल हैं ये टाइम्स ने 2023 में बेस्ट पर्यटन के लिए जगह निकाली थी, तो मयूरभंज जिला और लद्दाख को शामिल किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये करंट अफेयर्स को तो कंप्लीट करेगा ही, साथ में पॉलिटी को भी कवर करेगा। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो हमको बताना है कि राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में ये पावर दी गई है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 80 जो है, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी हम लोग देख लेते हैं। हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 12 लोगों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में
नॉमिनेट नहीं करते हैं, मनोनीत करते हैं, ठीक है। उसको करेक्ट करिएगा, नॉमिनेट मैंने बोला है लेकिन वो नॉमिनेट नहीं होगा, मनोनीत होगा, ठीक है। अपॉइंट करते हैं। तो 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। अच्छा, अब वो जो 12 लोग हैं वो किसी न किसी फील्ड को बिलोंग करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो कि वहाँ पर राज्यसभा, जो कि पार्लियामेंट का ऊपरी सदन है, संसद का ऊपरी सदन है, उसमें मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उनको देखते हैं। तो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ठीक है। इन क्षेत्रों से कुल 12 लोग राष्ट्रपति नामित करते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग ये याद रखिएगा, लास्ट, ठीक है। लास्ट से हो जाता है लिटरेचर, ए से हो जाता है आर्ट, और यहाँ ये एस से हो जाता है साइंस, और दूसरे एस से हो जाता है सोशल सर्विस। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं, यहाँ से राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ठीक है। और जो कि राज्यसभा ये सदन का ऊपरी सदस्य है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका वर्णन कहाँ पर है, अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं, राज्यसभा में कुल 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। 233 निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है। मनोनीत होते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात भी। और राज्यसभा जो है संसद का एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसको विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है, देखिए जो कार्यकाल है राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, और हर दूसरे वर्ष, ठीक है, हर दूसरे वर्ष जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका 1/3 भाग रिटायर हो जाता है, तभी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो इस समय कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। वो राष्ट्रपति के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और उपसभापति कौन होते हैं, ये हरिवंश सिंह नारायण है, इनको चुना जाता है राज्यसभा सदस्यों के द्वारा। लेकिन जो सभापति होता है राज्यसभा का, ये हमेशा जो देश का उप राष्ट्रपति होता है वही रहता है। तो ठीक है, ये हो गई आपकी पॉलिटी से जुड़ी हुई बातें। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने यूएसए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है। तो मनदीप जांगड़ा जो हैं, इन्होंने यूएसए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है, याद रखेंगे मनदीप जांगड़ा का नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस कब मनाया गया है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस जो है 31 जनवरी को मनाया गया है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, 30 जनवरी को जो है शहीदी दिवस होता है। तो शहीदी दिवस क्यों होता है, शहीदी दिवस को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, और वर्ष 2024 में 30 जनवरी को इनकी 76वीं पुण्यतिथि थी, ठीक है। और 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो तभी से शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाने लगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इनको भी फांसी हुई थी। कब फांसी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट डेट है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। इस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ये वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य जो है कौन से राज्य में है। तो कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य जो है आपका हो जाएगा, देखिए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी 31 जनवरी को भारत के 5 जो वेटलैंड हैं उनको रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। इनमें से 2 वेटलैंड तमिलनाडु में है और 3 कर्नाटक में है, ठीक है। अब रामसर साइट्स भारत में कितनी हो गई हैं, कुल 80 जो है रामसर साइट्स भारत में हो गई हैं, ठीक है। 16 वेटलैंड्स जो हैं तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो नंबर 1 पर हो जाता है तमिलनाडु, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटलैंड है, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जो कि रखता है 10 वेटलैंड्स, ठीक है। तो पहले नंबर पर तमिलनाडु हो जाता है, दूसरे नंबर पर कौन हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। यहाँ पर 10 वेटलैंड है। ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड संरक्षण को लेकर के 2 फरवरी 1971 में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत ये दर्जा दिया गया था, ठीक है। और इसी के चलते 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं। तो विश्व वेटलैंड दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट
डेट है, इसको भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जय शाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये कल्याण चौबे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा हैं, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं दिलीप तिर्की, इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आईसीसी के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम ग्रेग बर्कले हो जाएगा। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो हो जाएंगे, इनके नाम सब लोग आप लोग याद रखोगे। अच्छा, अभी झारखंड में एक नए टाइप की राजनीति निकलकर सामने आई है। वहाँ के जो सीएम हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए, तो उनके नए मुख्यमंत्री का नाम देख लेते हैं। तो सीएम जो हेमंत सोरेन थे उनके हटने के बाद झारखंड के जो नए सीएम नियुक्त हुए हैं उनका नाम हो जाएगा चंपई सोरेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चंपई सोरेन के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। तो चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। और चंपई जो है कौन सी विधानसभा सीट से विधायक हैं? तो सराय कला एक विधानसभा है, सीट है, वहां से ये विधायक हैं। इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब झारखंड की कुछ स्टैटिक चीजें देखते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14 हो जाएंगी, राज्यसभा की 6 हैं, और विधानसभा की कितनी हो जाएंगी? 81 सीटें हो जाएंगी। कैपिटल आपकी रांची हो जाएगी। सीएम अब चूंकि चंपई सोरेन हैं तो सीएम का नाम, नए सीएम का नाम याद रखेंगे चंपई सोरेन, और गवर्नर कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। राजकीय पशु हाथी है और पक्षी कोयल हो जाएगा आपका। वृक्ष कौन है? राजकीय वृक्ष हो जाता है यहाँ साल का वृक्ष, इसे सखुआ भी कहते हैं। पुष्प पलाश का फूल हो जाता है। लोक नृत्य यहाँ पे छऊ लोक नृत्य यहाँ का फेमस नृत्य है, पाइका भी होता है। सरहुल तो त्योहार, कर्मा पूजा, ये सब कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं आपके झारखंड में। अच्छा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? रांची कहलाता है। सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर धनबाद में है, ठीक है। धनबाद कहाँ पर पड़ता है? ये धनबाद आपका पड़ता है झारखंड में। स्थापना कब हुई थी? झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर वर्ष 2000 में झारखंड का गठन किया गया था, ठीक है। आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की लाभार्थियों की जो आयु थी ये घटाकर 60 वर्ष से 50 वर्ष किसने की थी? ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना था, तो झारखंड बना था। अबुआ वीर दिशोम अभियान किसने चलाया था? झारखंड ने। अबुआ आवास योजना, ये भी झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। झारखंड में प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ है। बोकारो लोह इस्पात केंद्र कहाँ पर हो जाता है? ये आपका हो जाएगा झारखंड में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये ग्राम गाड़ी योजना हो जाती है झारखंड में। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर बनकर के कहाँ पर तैयार हुआ था? ये रांची में तैयार हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। और झरनी योजना पोर्टल, झरनी योजना पोर्टल कहाँ पर शुरू किया गया? ये भी आपका झारखंड में शुरू किया गया। सोहराई खोवर पेंटिंग, ये कहाँ पर होती है? झारखंड की पेंटिंग है और इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। नेशनल पार्क हो जाते हैं आपके बेतला और पलामू, ये कहाँ पर मिलेंगे? बेतला और पलामू झारखंड में मिलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया था, ये भी हाल ही की बात है, याद रखिएगा इसका। आयुष्मान भारत योजना कहाँ से शुरू की गई थी? ये रांची से शुरू की गई थी 23 सितंबर 2018 से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। झारखंड का जमताड़ा जिला देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। देखेंगे हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो देखिए 16वें वित्त आयोग में अभी 4 पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की है और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, ठीक है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। वित्त आयोग के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। तो देखिए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका वर्णन है। और केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है बने हैं अरविंद पनगड़िया। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष इनके फुल टाइम मेंबर अभी नियुक्त हुए हैं, ठीक है। इनके नाम याद रखिएगा। और सौम्यकांति घोष, इनका नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम मेंबर हैं, ठीक है। चलिए अब
देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने किस देश के साथ 17वें राजा के रूप में शपथ ली है? तो इब्राहिम इस्कंदर जो हैं इन्होंने मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ ली है और इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा। ठीक है, 5 साल होगा। अब राजा तो लाइफ टाइम होता है या जब तक कि वो अपना पद ना त्याग दे तब तक के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तकरीबन 9 राजवंश हैं, तो सारे राजवंशों को बारी बारी से राजा बनना होता है, इसीलिए यहाँ पर कार्यकाल डिसाइड किया गया है। ठीक है, भूटान के राजा का नाम देख लीजिए, ये चर्चा में रहे थे, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के राजा हैं। जापान के नारुहितो हो जाएंगे। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी हैं इनका नाम। और कुवैत के जो शासक बने हैं उनका नाम हो जाएगा शेख मिशाल अल। हाल ही में इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप का किसके द्वारा प्रत्यारोपण किया गया है? नाम हो जाएगा न्यूरालिंक। दिमाग में सर्जरी के जरिए इसका इम्प्लांटेशन किया जाएगा और ये डिवाइस कैसी है? एक छोटे सिक्के के आकार की है जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। ठीक है, कंपनी ने इसका नाम क्या रखा है? कंपनी ने इसका नाम टेलीपैथी रखा है। और जो न्यूरालिंक है ना, न्यूरालिंक कंपनी का नाम है, और जो चिप है, चिप का क्या नाम है? टेलीपैथी है। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, न्यूरालिंक ने टेलीपैथी को बनाया है और कंपनी के द्वारा इसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने की बात की जा रही है, जैसे कि वो बीमारियां पार्किंसन रोग हो सकता है, दृष्टिहीन लोग भी इससे देख पाएंगे, ऐसा कंपनी दावा कर रही है। और जो पैरालिसिस के मरीज हो जाते हैं वे भी फिर से चलने फिरने लगेंगे, कंपनी ऐसा दावा कर रही है। कंपनी ने जो चिप बनाई है उसका नाम टेलीपैथी है और कंपनी का नाम क्या है? न्यूरालिंक है। इसका मालिक कौन है? इसके मालिक हो जाएंगे एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क मालिक हैं, जिनकी की ट्विटर जो पुराना नाम था जिसका कि नाम अभी एक्स है, उसके मालिक कौन है? एलन मस्क, उन्हीं की ये कंपनी है न्यूरालिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 फरवरी को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH 5S विश्व कप किसने जीता है? तो पुरुष विश्व कप FIH 5S जीता है नीदरलैंड्स ने। और हराया किसको है? हराया है मलेशिया को। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की मेरी क्लास देख रहे हो तो हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ा था, लेकिन वो क्वेश्चन था कि FIH 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो अभी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि FIH 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ये भी नीदरलैंड्स ने ही जीता है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि FIH 5S विश्व कप का महिला और पुरुष टीम का दोनों का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? लेट्स स्माइल, क्योंकि हमें सिर्फ नीदरलैंड का नाम याद रखना है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया कि 5S पुरुष विश्व कप में कौन रनर अप रहा, ठीक है, फर्स्ट रनर अप कौन रहा या उपविजेता कौन रहा? तो मलेशिया उपविजेता रहा। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया कि 5S महिला विश्व कप में उपविजेता कौन रहा, तो आप लोग कहोगे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, नीदरलैंड विजेता रहा, हमारा प्यारा भारत FIH 5S महिला विश्व कप में, ठीक है, विमेंस विश्व कप में क्या रहा? उपविजेता रहा। ठीक है, हमारा प्यारा भारत, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। बढ़ेंगे आगे, एक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पूरे 2 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, रिवीजन हुआ है। कहाँ पर हुआ था ये? ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। जीता कौन? नीदरलैंड, और रनर अप मलेशिया रहा। ये तो हम ऊपर ही बता चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो भारत में पहला प्राकृतिक चिकित्सालय जो है असम में खोला जाएगा, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI ने प्रतिबंध लगा दिया है और RBI ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, मतलब जो बैंकिंग की सेवाएं पेटीएम दे रहा था वर्चुअल बैंकिंग की, वो सेवाएं नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि RBI के जो रूल्स थे बैंकिंग के वो ये फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए RBI ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो केवल बैंकिंग सेवाएं बंद होंगी, UPI चलता रहेगा। ठीक है, अभी तक ऐसी ही न्यूज़ है, अगर आगे कुछ आएगी तो हम लोग उसको अपडेट करेंगे। चलिए, इसका स्थापना कब हुई थी? तो 28 नवंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नोएडा में है। जो पेटीएम बैंक की पेरेंट कंपनी है ये कौन है?
ये हो जाएगी 197 टेलीकम्युनिकेशन, ये जो कंपनी है ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। और विजय शेखर शर्मा कौन है, इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आते हैं एंटरिम बजट पे, जो कि हमारा आज का मेन मुद्दा है, फोकस है। ठीक है, चलिए, तो एंटरिम बजट जो कि पेश हो चुका है लोकसभा में। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि बजट को केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक है, इस बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने पेश किया है लोकसभा में बजट। कौन सी बार? लगातार छठी बार पेश किया है। ठीक है, लगातार छठी बार इन्होंने पेश किया है। और ये देश का चौथा पेपरलेस जो है बजट था। ठीक है, चौथी बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आज़ाद भारत का पहला बजट जो कि 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, किसने पेश किया था? ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। अगर नहीं पता है तो सेशन के एंड में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम बजट के क्वेश्चंस। बजट को मैंने बेसिकली एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे डाला है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, वैसे तो बजट बहुत ही लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, तो हम पूरा बजट ऐसे सारी चीज़ें याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, किया है मैंने इसमें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती हैं उनको एमसीक्यू के रूप में डाला है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डाल दिया है कि एक बार को अगर कुछ हटके भी चीज़ पूछी जाए तो आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ क्लास में बने रहिए और ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को अगर वीडियो अभी तक पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई स्टडी ग्रुप है तो उसमें भी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर हमें बताना है कि कुल कितना बजट है, कितना पैसा जो सरकार है खर्च करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 47.6 लाख करोड़। ठीक है, 47.66 लाख करोड़ जो है सरकार कह रही है कि ये खर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखते हैं इनकम। तो इनकम भी अब जब खर्चा करेगी तो इनकम भी इतनी ही होगी। देखिए, जो इनकम होती है खर्चा भी सरकार उतना ही करने का लक्ष्य रखती है। तो सरकार ने इनकम का जो बताया है लक्ष्य, ये बताया है 47.66 लाख करोड़। ठीक है, 47.66 लाख करोड़। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो इन्होंने जो ब्रेकअप बताया है वो ये है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ठीक है, वो 30 लाख करोड़ की हो जाएंगी। कैपिटल रिसीट्स का हो जाएंगी 17.64 लाख करोड़ की। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इतना पैसा, ये जो है जो खर्चा करेंगे वो इनकम उनकी आएगी रेवेन्यू रिसीट से और कैपिटल रिसीट से, ये दो जगह से मिलेगी। ठीक है, और बजट में खर्चा करने का लक्ष्य हम देख ही चुके हैं कि 47.66 लाख करोड़ है। देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा 36.54 लाख करोड़। और इंटरेस्ट पेमेंट करेगी सरकार, मतलब खर्चा किधर करेगी? तो अभी यहाँ पर दो आ जाएंगे, इन्होंने दे रखा है कि इतना तो ये लोग कर देने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 36.5 लाख करोड़ में। ठीक है, इंटरेस्ट कुछ पेमेंट करेगी, जो लोन लेती है भारत सरकार उनका इंटरेस्ट देती है, तो ये हो जाएगा 11.9 लाख करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करेगी वो हो जाएगा 11.11 लाख करोड़। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, सरकार ने कहा है कि इस बार इनकम कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा। तो भाई जब इनकम कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? घाटे का रहेगा ना। तो राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? जीडीपी का 5.1%। और पिछले साल कितना था? पिछले साल था 5.4%। मतलब इस बार लाने की 8% था, पिछले साल का 5.8%, ये देखिए। और तो ये लोग कह रहे हैं इस बार हम इसको घटाकर 5.1% करेंगे। और अगर इसको रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये 1.68 लाख करोड़ होगा। ठीक है, अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है? तो रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़
रकम आवंटित की गई है, याद रखिएगा। वैसे तो सारे मंत्रालयों को अलग अलग रकम आवंटित की गई है, लेकिन सारी चीज़ें याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो मेन है वो अभी आगे लिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है, तो उनको हम लोग याद करते चलेंगे। तो रक्षा मंत्रालय इंपॉर्टेंट मंत्रालय हो जाता है, तो रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ दिया है इस बजट में। अंतरिम बजट 2024-25 के तहत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटित किया गया है, देखिए ये क्वेश्चन के रूप में मैंने यहाँ पर बना दिया है और ये यहाँ पर मंत्रालय डाल दिए हैं और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है। तो सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है बजट 6.2 लाख करोड़। सारी जो भी नंबर्स हैं ये लाख करोड़ में आएंगे आपके, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवे को कितना दिया है, 2.78 दिया है, 7-8 लाख करोड़, ठीक है, 2.78 लाख करोड़ ऐसे कह सकते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री को कितना दिया है, 2.55 लाख करोड़ दिया है। और कंज्यूमर अफेयर और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को कितना दिया है, 2.13 दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को कितना दिया है, 2.03 दिया है। रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय को कितना दिया है, 1.77 दिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को कितना दिया है, 1.68 लाख करोड़ दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर को 1.37 करोड़ दिया है। तो ये मुख्य मिनिस्ट्रीज थी जो सबसे ज़्यादा अमाउंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनता था, वो ये दिया है। मान लीजिए आपको सारे अमाउंट याद नहीं है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना दिया गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट को कितना दिया गया, फार्मर मंत्रालय को कितना दिया गया, कृषि मंत्रालय को कितना दिया गया, आपको नहीं पता है, ठीक है, आप भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग इस तरीके से तो याद कर सकते हो, आप लोग ये ऑर्डर तो याद ही रख सकते हो कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा दिया था, उसके बाद दिया था रोड एंड ट्रांसपोर्ट को, फिर उसके बाद कुछ बचा। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करती है सरकार, सबसे ज़्यादा पैसा सरकार खर्च करती है डिफेंस पे, कि भाई पड़ोसी देश से जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा मैं बना देती हूँ, बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो चारों तरफ से भारत को सुरक्षित रखने में जो सरकार है सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पर लगाएगी, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, एक कहानी के माध्यम से समझते चलिएगा। उसके बाद अब हम देश में सुरक्षित हैं, ठीक है, लेकिन अब देश में सुरक्षित तो हैं, अब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, व्यापार करना है, स्टूडेंट्स को पढ़ने जाना है, तो फिर वहाँ की जो बेसिक नीड क्या होती है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो उसके बाद 2.78 जो अमाउंट है, 2.78 का अमाउंट किसको दिया है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट को दिया है, ठीक है। अब सारी जगह तो लोग, सभी के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, ठीक है ना, सभी के पास साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। और तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए सबसे सस्ता माध्यम कौन सा हो जाता है, हमारा रेलवे हो जाता है, ट्रेन हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को उस कम दिया है, 2.55 दिया है, 5.5 दिया है। कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, भाई अब ठीक है, ट्रैवलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर कुछ खाएंगे भी तो, भूखे तो नहीं रहना है, तो उसके बाद नंबर आता है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये सारी चीज़ें एक माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हो। अगर आप लोग स्टार्टिंग के 5 तक भी याद रख लेते हो तो क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ये कुछ मैंने जो है योजनाएं डाल रखी हैं, ठीक है। अंतरिम बजट 2024-25 में योजनाओं के लिए कितना आवंटन किया गया है ये देखते हैं हम। तो सोलर एनर्जी ग्रिड के लिए जो है 85,000 करोड़ दे रखा है। पहले कितना दे रखा था, पहले दे रखा था 49.70, ठीक है, लगभग 4,970 करोड़ दे रखा था। तो आप लोग ये समझिए कि सोलर एनर्जी को जो 2024-25 का बजट है इसमें डबल कर दिया गया है, लगभग अमाउंट डबल से कम कर दिया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में योजनाओं के लिए आवंटन, ये योजनाएं मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं, तो हम देखेंगे कि कौन सी योजना को कितना आवंटन किया गया। तो सोलर एनर्जी ग्रिड के लिए जो आवंटन किया गया है 85,000 करोड़ किया गया है। पिछले साल कितना था, पिछले साल 4,970 करोड़ था। ये अमाउंट आपको नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि इस साल कौन सी योजना में बढ़ाया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ दिए हैं इस बार बजट में। पिछली साल कितना दिया था, 297 करोड़ दिया था, लगभग डबल कर दिया है, ठीक है। नीली क्रांति के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए कितना दिया है, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए 2352 करोड़ दिया है। पिछली साल कितना दिया था, 2025 करोड़ दिया था। और
पीएम सूक्ष्म खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय उद्यम योजना विकास के लिए कितना दिया है? 880 करोड़ दिया है। ठीक है, पीएम आवास योजना के लिए आपको दे रखा है इन्होंने 80,671 करोड़ दे रखा है। इस बार ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा दे रखा है पीएम आवास योजना के लिए। और पिछली साल कितना था? पिछली साल था 79,590 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने रूफटॉप सोलर के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है? तो इन्होंने कहा है लगभग 1 करोड़ परिवारों को हम जो है क्या करेंगे, फ्री बिजली देंगे। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उनके घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, बिजली बनेगी सोलर पैनल से, सोलर एनर्जी के थ्रू बिजली जनरेट होगी। इससे क्या होगा कि लगभग 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया है। तो इन्होंने अपने भाषण में ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, ये तीनों कॉरिडोर जो हैं इन्होंने अपने भाषण में इन तीनों रेल कॉरिडोर की जो है घोषणा की है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए कितने रुपए के फंड की घोषणा की है? तो इन्होंने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है, याद रखिएगा इसको। अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप करने का ऐलान किया है? तो 2030 तक जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल सेटअप करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए श्रीलंका के साथ कोई खास बात नहीं बनती है, नज़र आ रही है। मालदीव्स के साथ हमारा इस समय मनमुटाव चल रहा है। ठीक है, तो भूटान जो है, भूटान को सबसे ज़्यादा अनुदान देने का प्रावधान किया है इस साल के अंतरिम बजट में। अंतरिम बजट 2024-25 में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो हमें पता ही है। इसके तहत नए, मतलब जो 2024-25 में है, 2023 का सेम है, इनकम टैक्स कितनी छूट का प्रावधान है? ठीक है, कितने तक पैसे पर छूट का प्रावधान है? तो देखिए 7 लाख जो है इस पर टैक्स छूट का प्रावधान है। ठीक, अच्छा एक बार ये रिजीम आप लोग देख लीजिए। ये जो नई टैक्स रिजीम है, तो नई टैक्स रिजीम में देखिए 3 लाख तक कितना है, 0% है, 3 से 6 पर 5% है। तो जो तीसरे वाला स्लैब है, ये वाले जो नए टैक्स स्लैब हैं, ये आप लोग देख लीजिए। फीचर्स को देखते हैं। तो आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब कवर आशा और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आयुष्मान भारत की जो योजना है उसके अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, पीएम आवास योजना में ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया गया है और अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, ऐसा बजट में कहा गया है। योग्य मध्यम वर्ग अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना उनके लिए भी शुरू होगी। एक लखपति दीदी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इनका दायरा बढ़ाया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की टारगेट योजना है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री में हैं, एजुकेशन या दूसरी ज़रूरतों के लिए उनको स्मॉल लोन दिया जाएगा और उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि उनको लखपति दीदी के जो योजना है उसके अंतर्गत लाया जा सके। ठीक है, यूविन प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए 9 से 14 साल की बालिकाओं को फ्री टीका लगेगा। ठीक है, भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं, इसलिए यूविन प्लेटफॉर्म। अच्छा, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि यूविन प्लेटफॉर्म किसके लिए जारी किया गया है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बनता है, चूंकि ये टर्म बजट में जो पेश हुआ है उसमें यूज़ हुआ है, इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूबिन प्लेटफॉर्म जो है टीकाकरण के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और सर्वाइकल कैंसर को भी याद रखिएगा। इसको रोकने के लिए 9 से 14 साल की बालिकाओं को फ्री में टीका लगेगा, ये बात याद रखेंगे। हर साल सर्वाइकल कैंसर की
1,25,000 से अधिक मरीज मिलते हैं और इनमें मरने वालों की संख्या लगभग 70,000 से ऊपर है। इसलिए यूविन प्लेटफॉर्म के तहत क्या करेगा, टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी 2.0 से क्या किया जाएगा कि जलवायु की रक्षा के लिए उपाय किए जाएंगे। 2.0 इकोनॉमी बनाने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, तटीय जलीय कृषि, समुद्री कृषि और अन्य जलवायु रक्षण गतिविधियों को भरपूर बढ़ावा दिया जाएगा। तो ब्लू इकोनॉमी 2.0 से जलवायु की रक्षा की जाएगी, ये टर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ब्लू इकोनॉमी 1.0 कब लॉन्च हुआ था, ये जो पिछले साल का बजट था उसमें जारी किया गया था। ठीक है, अच्छा अभी अंतरिम और पूर्ण बजट की बात बता देती हूँ। अंतरिम बजट क्या होता है कि अंतरिम बजट ऐसा बजट होता है जब सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने का टाइम ना हो, ठीक है, तब वो अंतरिम बजट पेश करती है, या फिर बजट पेश करने के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव होने वाला हो। ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। तो इस बार क्या है कि चुनाव होने वाला है, ठीक है, लोकसभा चुनाव है, इसीलिए इन परिस्थितियों में सरकार क्या करती है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक बजट पेश करती है जिसे एंटरिम बजट या अंतरिम बजट कहा जाता है। ठीक है, और जब सरकार के पास टाइम नहीं होता है पूर्ण बजट पेश करने के लिए या चुनाव होने वाला होता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार एक लिमिटेड अवधि में खर्चा चलाने के लिए संसद से अनुमति लेती है। ठीक है, किससे अनुमति लेगी, संसद से अनुमति लेगी, बजट पेश करेगी। तो जो एंटरिम बजट होता है चुनावी अवधि के लिए पेश किया जाता है, लगभग 2 से 4 महीने के लिए, ठीक है, पेश किया जाता है। पूर्ण बजट जो होता है उसका काम मतलब उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से 1 मार्च तक। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, और ये जो बजट है इसका एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर सरकार को मान लीजिए बजट पेश कर चुकी है सरकार और कोई खर्चा करना है सरकार को और सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार भारत की संचित निधि होती है, ठीक है, भारत की संचित निधि से क्या करेगी सरकार, ऐसे डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकती है। तो अगर कोई खर्चा है, ठीक है, और वो अलग से खर्चा कहीं से आ जाता है, तो सरकार किस विधेयक के माध्यम से पैसा निकालती है। अगर मान लीजिए पॉलिटी में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बने तो आप लोग कहोगे विनियोग विधेयक। सरकार को पैसा चाहिए होता है खर्चे के लिए, लेकिन बजट में वो चीज़ मेंशन नहीं होती है, अलग से कहीं से अगर खर्चा करना होता है तो सरकार विनियोग विधेयक लाती है, उसके बाद ही जो भारत की संचित निधि है वहाँ से पैसा निकलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा 2024-25 का एंटरिम बजट, ये हमने कंप्लीट किया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते थे वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अब बारी आती है किसकी, उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। वैसे आप लोग काफ़ी लोग दे चुके होंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, और जिनको नहीं पता है वो भी जान लेंगे, तो एग्जाम में मान लीजिए अगर क्वेश्चन बना तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या था, आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसने पेश किया था। तो भाई आज़ाद भारत का जो 26 नवंबर का पहला बजट पेश किया गया था, ये भी एंटरिम बजट ही था। किसने पेश किया था, आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ही एंटरिम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, मोरारजी देसाई के पास है। ठीक है, मोरारजी देसाई के पास है, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट पेश किया है संसद में। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आप लोग याद रखोगे। और आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक